नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर, जहां हम चला रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की सीरीज, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लास्ट क्लास में हमने मौलिक अधिकारों की बात की कि मौलिक अधिकार क्या है। भारत का मैग्ना कार्टा है, इनका उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ये राज्य के विरुद्ध नकारात्मक होते हैं। इसके साथ ही हमने ये पढ़ा कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 13 में कि मूल अधिकार कब असंगत होंगे, कब संगत होंगे, ये हमने पढ़ा। अनुच्छेद 13 में न्यायिक पूर्वावलोकन की अवधारणा बताई गई है। फिर हमने अनुच्छेद 14 समता का अधिकार, 14 से 18, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 से 30 शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है, और अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, हमने इनकी बात की। तो हम आज की क्लास में बात करते हैं समता का अधिकार या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें क्या दिया गया है? समानता का अधिकार दिया गया है। इसमें हम पहले बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि का शासन। अनुच्छेद 14 में बताया गया है विधि का शासन। किसका शासन? विधि यानी कानून का शासन। विधि का शासन। विधि का शासन क्या है? दो प्रकार का है। विधि का शासन हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। विधि के समक्ष समता, दूसरा है विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता है वो क्या है? वो नकारात्मक व्याख्या है विधि के शासन की। और विधि के समान संरक्षण ये क्या है? ये विधि के शासन की सकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कोई भी कानून से बड़ा नहीं है, सभी कानून की दृष्टि से समान है। और विधि के समान संरक्षण का मतलब है कि जो विधि है, जो कानून है, वो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगा। और विधि का शासन में जो विधि की समक्ष समता है वो ब्रिटेन से ली गई है, और विधि के समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। तो हम बात करते हैं विधि का शासन। विधि का शासन हम दो प्रकार से पढ़ते हैं कि विधि का शासन क्या है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि का शासन है। अनुच्छेद 14 विधि का शासन। विधि का शासन, इसको हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो है विधि के समक्ष समानता, एक है विधि के समक्ष समता या समानता। विधि के समक्ष समता, और दूसरा है विधि के समान संरक्षण। दूसरा है विधि के समान, विधि के समान संरक्षण। सबसे पहले हम बात करते हैं विधि के समक्ष समता की। यह क्या है? यह अवधारणा, विधि के समक्ष समता, यह अवधारणा विधि के शासन की, विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या है। दूसरी हम इसकी बात करें, दूसरा है यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। यह अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन से ली गई है। तीसरी इसकी बात करें तो इसमें है कि यह जो अवधारणा है, इसका मतलब है कि कानून से कोई बड़ा नहीं है। कानून या विधि से कोई बड़ा नहीं है। कानून से बड़ा कोई नहीं है। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि के समक्ष समान है। कि विधि के समक्ष समता है, यह ब्रिटेन से ली गई है, और ये क्या है? विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या करती है। इसमें बताया गया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून से न तो कोई बड़ा है, न ही कोई छोटा है। इसमें बताया गया है कि कानून के
दृष्टि में, विधि की दृष्टि में क्या है, सभी समान है, कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। इसके बाद हम बात करें विधि के समक्ष समान संरक्षण की, तो इसमें ये क्या है, यह अवधारणा विधि के शासन की, यह अवधारणा विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है। सकारात्मक, विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है, व्याख्या है। ये विधि के शासन की क्या करती है, सकारात्मक व्याख्या करती है। दूसरा हम इसकी बात करें, यह अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से ली गई है। यह अवधारणा यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तीसरी इसमें बताया गया है कि इसका मतलब क्या होता है कि जो ये अवधारणा है यह समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करेगी। समान परिस्थितियों में क्या करेगी, समान व्यवहार करेगी। यह समान परिस्थितियों में क्या करेगी, समान व्यवहार करेगी। हमने बात की अनुच्छेद 14 विधि का शासन। इसमें बताया गया है कि विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समान समता ये क्या है, विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या है, और विधि के समान संरक्षण ये क्या है, विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या करता है। यह बताता है कि ब्रिटेन से ली गई है, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से ली गई है, और विधि के समान संरक्षण हमने यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कानून से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कानून की दृष्टि में सभी समान है। और विधि के समान संरक्षण का मतलब है कि समान परिस्थितियों में ये क्या करती है, विधि जो कानून है समान व्यवहार करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या है, अनुच्छेद 15 है कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि कुछ आधारों पर जो समाज के लोग हैं जो उनसे भेदभाव होता है उनमें भेदभाव का निषेध बताया गया है। तो बात करते हैं सबसे पहले 15A की। अनुच्छेद 15(1) अनुच्छेद 15(1) में बताया गया है कि राज्य किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। क्या बताया गया इसमें, राज्य किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 है कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। इसमें 15(1) में बताया कि राज्य की दृष्टि में क्या है, सभी समान है। राज्य किसी भी धर्म, किसी भी मूल वंश, किसी भी जाति, किसी भी लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य की दृष्टि में सभी क्या है, समान है। अनुच्छेद 15(2) अनुच्छेद 15(2) अनुच्छेद 15(2) में बताया गया है, अनुच्छेद 15(2) में क्या बताया गया है कि निजी संस्थानों, होटलों, भोजनालयों, तालाब, मंदिरों आदि स्थानों पर भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) में बताया गया है कि निजी संस्थानों, होटलों,
भोजनालयों, तालाबों, मंदिरों, आदि स्थानों पर, आदि स्थानों पर किसी धर्म, मूलवंश, किसी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15(2) में बताया गया है कि जो निजी संस्थान होते हैं या होटल होती है, भोजनालय होता है, तालाब, झील, बावड़ी, मंदिर, मस्जिद जो भी हैं, उन पर भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कि पहले अनुच्छेद 15(1) में तो राज्य के लिए कहा गया कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) में बताया गया कि राज्य किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15(2) में बताया गया है कि जो व्यक्ति भी है, व्यक्ति या संस्थान है, तो व्यक्ति व्यक्ति से भी क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो 15(1) में तो राज्य के लिए बात की गई है कि राज्य क्या करेगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 15(2) में बताया गया है कि व्यक्ति भी व्यक्ति से क्या नहीं करेगा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और मूलवंश के आधार पर क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपवाद। इसमें भी क्या है, कुछ अपवाद है। इसमें क्या है, कुछ अपवाद है। क्या है, अपवाद। कुछ क्या है, अपवाद है। इसमें हम उनकी बात करते हैं, कुछ अपवाद की, कि अपवाद दिए गए हैं, इसके कुछ अपवाद हैं, हम उनकी बात करते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) की। अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(1) में और 15(2) में बताया गया है कि 15(1) में बताया गया है कि राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और 15(2) में बताया गया है कि जो संस्थान है या व्यक्ति भी है, वो भी क्या करेगा, व्यक्ति से व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कुछ अपवाद हैं कि जहां पे हम थोड़ा इनसे अलग कर सकते हैं। अनुच्छेद 15(3) में बताया गया है कि जो राज्य है, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बना सकता है। इसमें बताया गया है 15(3) में कि राज्य, क्या बताया गया है कि राज्य, राज्य महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए, के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं, विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बना सकते हैं, बना सकते हैं। कि राज्य क्या कर सकता है, 15(3) में बताया गया कि राज्य का मतलब सरकार है, महिला एवं बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। 15(3) में ये कहा गया है कि जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए विशेष योजनाएं या विशेष कानून, विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(4) में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि, अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के लिए क्या किया जा सकता है, उनके विकास के लिए विशेष योजनाएं व कानून बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है कि सामाजिक, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से,
व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, इसमें अपन मान सकते हैं SC ST OBC, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष योजनाएं व कानून बना सकते हैं। 15(3) में बताया गया है कि महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं बना सकते हैं, और 15(4) में बताया गया है कि जो सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है, SC ST OBC हैं, इनके लिए राज्य विशेष योजनाएं या कानून बना सकता है। इनके लिए विशेष योजनाएं ये कानून बना सकता है। ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया है ये 93वां 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा ये जोड़ा गया था कि सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग है, उनके लिए राज्य विशेष योजनाएं व कानून बना सकता है। ये 93वां संविधान संशोधन 2005 द्वारा अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया। इसके बाद आगे बात करते हैं अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(5) में कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए वर्ग है, उनको क्या किया जा सकता है? शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। ये बताया गया है किसमें? अनुच्छेद 15(5) में। अनुच्छेद 15(5) में बताया गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग है, उनको क्या किया जा सकता है? शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है। ये जो आरक्षण होगा, ये किसके लिए होगा? ये सरकारी व निजी दोनों शिक्षण संस्थाओं में, दोनों शिक्षण संस्थाओं में लागू होगा, किंतु अल्पसंख्यक संस्थाओं में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। जो 15(5) में बताया गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको क्या कर सकते हैं? शैक्षणिक संस्था होती है, जो शिक्षण संस्थान होते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें आरक्षण दिया जा सकता है। तो वो आरक्षण सरकारी इंस्टीट्यूट में और निजी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दिया जा सकता है। जो अल्पसंख्यक संस्थान होते हैं, उनमें ये लागू नहीं होता है, उसमें आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसमें आरक्षण दिया नहीं जा सकता। उसमें आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके बाद बात करते हैं आगे 15(6) की।
15.5 में बताया गया है कि सामाजिक रूप से व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको क्या दिया जा सकता है, शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है, और ये आरक्षण सरकारी व निजी संस्थाओं में होगा, अल्पसंख्यक संस्थाओं में मान्य नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 15(6). अनुच्छेद 15(6), अनुच्छेद 15(6), इसमें बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है कि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए, वर्गों के लिए विशेष योजनाएं, विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 15(6) में बताया गया है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष योजनाएं व विशेष कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन 2019, 103वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा ये जोड़ा गया, 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा ये जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(6) में बताया गया है कि आर्थिक दृष्टि जो पिछड़े वर्ग होते हैं उनके लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। ये कब जोड़ा गया, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में किया गया। उसमें बताया गया कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए भी विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, इसमें बताया गया है लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में अवसर की समता, अवसर की समता या अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समता या अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 है लोक नियोजन में अवसर की समता या समानता। लोक नियोजन में अवसर की समता ये अनुच्छेद 16 में बताई गई है। अब इसमें 16(1) की बात करते हैं। अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(1), अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि राज्य क्या करेगा, लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। अर्थात लोक नियोजन है तो क्या करेगा, जितने भी सरकारी योजनाएं, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी चीजें, उन सब में लोक नियोजन में क्या करेगा, सभी लोगों को, सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। इसमें कहा गया है राज्य लोक नियोजन में, लोक नियोजन में सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। लोक नियोजन में राज्य सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा, ये 16(1) में कहा गया है। अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समता। 16(1) में कहा गया है कि राज्य की दृष्टि में जो भी लोक नियोजन के कार्य होंगे वह सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाने वाले होंगे। राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य लोक नियोजन में, राज्य लोक नियोजन में किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया कि राज्य लोक नियोजन में, राज्य लोक नियोजन में किसी
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, जन्म स्थान, उद्भव व एवं निवास के आधार पर, एवं निवास के आधार पर, निवास के आधार पर, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य लोक नियोजन में कि किसी भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव व निवास स्थान के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात लोक नियोजन में सभी नागरिक समान है, उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है कि यहाँ पे कितने आधार बताए हैं? 7 आधार। लोक नियोजन में भेदभाव नहीं करने के कितने आधार बताए? 7 आधार। एक तो बताया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास। तो यहाँ पर लोक नियोजन में तो कितने आधार बताए गए हैं भेदभाव के? 7 आधार बताए गए हैं। इसके पहले हमने बात की भेदभाव वाले में, उसमें कितने आधार बताए गए हैं? उसमें बताए गए हैं 5 आधार। कितने? 5। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। यहाँ पे क्या बताए गए हैं? 5 आधार बताए गए भेदभाव नहीं करने के। तो याद रखना अनुच्छेद 15 में 5 आधार हैं जिन पे आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में जो अवसर की समानता है उसमें बताया गया है कि 7 आधार हैं जिनके आधार पर लोक नियोजन में भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हमने धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान ये तो वहां पे भी थे भेदभाव में, लेकिन यहाँ पे उद्भव और निवास स्थान भी जोड़ा गया है। तो ये 7 आधार है जिन पर भेदभाव नहीं कर सकता राज्य। 16(1) में कहा गया है राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। अनुच्छेद 16(2) में कहा गया है कि राज्य लोक नियोजन में किसी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और वो कितने आधार है? 7 आधार है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कुछ अपवाद है, इसके अपवाद की। इसके अपवाद की कहाँ कहाँ राज्य क्या कर सकता है? लोक नियोजन में लोगों को छूट दे सकता है, कुछ रियायत दे सकता है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 16(3) की। अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3) इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है कि राज्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के लिए निवास की बाध्यता रख सकता है। अर्थात अनुच्छेद 16(3) में बताया गया है कि अगर कोई राज्य ऐसा है जिसमें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं और उन लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों के लिए राज्य क्या कर सकता है? निवास की बाध्यता जोड़ सकता है कि उस क्षेत्र के लोग ही इस प्रतियोगिता, इस योजना के लिए योग्य होंगे, तो वह निवास की योग्यता जोड़ सकता है। अनुच्छेद 16(3) में राज्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों, राज्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के लिए निवास की बाध्यता रख सकता है। राज्य पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के लिए निवास की बाध्यता रख सकता है। 16(3) में कहा गया कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र जिसमें राज्य को लगता है कि उन लोगों को, वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या जोड़ सकता है? निवास की जो बाध्यता उसमें रख सकता है ताकि स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। इसके बाद बात करते हैं 16(4), अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4),
अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है, अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको क्या किया जा सकता है, उनके लिए आरक्षित रखा जा सकता है, अर्थात उनको आरक्षण दिया जा सकता है। सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है, उनके लिए आरक्षण दिया जा सकता है। उनके लिए क्या दिया सकता है, सीटें आरक्षित की जा सकती है, उनको आरक्षण दिया जा सकता है। अनुच्छेद 16(4) में लिखा है कि सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग जिनका क्या है, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है, अर्थात सरकारी नौकरियों में उनकी नाम मात्र की संख्या या न्यून संख्या या बहुत कम संख्या है, तो उनको सरकारी नौकरियों में क्या दिया सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। इसी अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद एक अनुच्छेद आता है, इसका सपाट 16(4) क 16(4) क 16(4) के तहत क्या दिया गया, पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। पदोन्नति में आरक्षण दिया गया। 16(4) के तहत पदोन्नति में क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। ये कब दिया गया, अनुच्छेद की बात करें तो ये दिया गया 77वां संविधान संशोधन, 77वां संविधान संशोधन 1995, संशोधन 1995 में दिया गया। 1995 में ये दिया गया, 1995 में दिया गया। अनुच्छेद 16(4) क्या बोल रहा है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं जिनका सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको क्या दिया जा सकता है, उनके लिए आरक्षण दिया जा सकता है। 16(4) के में क्या दिया गया, फिर 16(4) तो ये था ही, इसमें क्या जुड़ा गया, पदोन्नति में आरक्षण, अर्थात जो प्रमोशन होता है उसमें भी क्या रहेगा, आरक्षण रहेगा। ये दिया गया 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा। इसी के साथ इसमें एक और जोड़ा गया 16(4) ख। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया बेकलोक में 50% से ज्यादा, 50% से अधिक आरक्षण, 50% से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। बैकलॉग सीटें वो होती हैं कि मान लो कोई वैकेंसी आती है और वैकेंसी आने के कारण उस किसी कैटेगरी विशेष के जितनी सीटें आई उतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो पूरी सीट नहीं भर पाती है और सीटें खाली रह जाती है, तो उनको अगली भर्ती में जोड़ दिया जाता है। तो एक इंदिरा साहनी वाद हुआ था 1992 में, उसमें क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बैकलॉग भर्ती है तब भी 50% से अधिक आरक्षण नहीं जाना चाहिए, लेकिन अनुच्छेद 16(4) के तहत बैकलॉग में भी क्या कह दिया गया, बैकलॉग में भी ये बताया गया कि 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है बैकलॉग भर्ती में। बैकलॉग भर्ती में 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है। ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 81वां संविधान संशोधन, 81वां संविधान संशोधन 2000 में, 81वां संविधान संशोधन 2000 में जोड़ा गया, 2000 में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया इसमें, ये किसके बारे में है, बैकलॉग के बारे में। 81वां संविधान संशोधन 2000 के द्वारा अनुच्छेद 16(4) ख बैकलॉग भर्ती में 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है, ये जोड़ा गया। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद
अनुच्छेद 16(5), अनुच्छेद 16(5), अनुच्छेद 16(5) में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 16(5) में बताया गया है कि धार्मिक संस्थाओं में आरक्षण धार्मिक संस्थाओं के लिए, धार्मिक लोगों के लिए हो सकता है, अर्थात उसी धर्म के लिए हो सकता है। धार्मिक संस्थाओं में आरक्षण, धार्मिक संस्थाओं में आरक्षण, धार्मिक संस्थाओं में आरक्षण, धार्मिक संस्थाओं में आरक्षण उसी धर्म के व्यक्तियों, उसी धर्म के व्यक्तियों के लिए होगा। अर्थात जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें आरक्षण होगा तो उसी धर्म के व्यक्तियों के लिए होगा, दूसरी धर्म के व्यक्तियों के लिए उसमें आरक्षण नहीं होगा। ये किसमें कहा गया? 16(5) में कहा गया कि धार्मिक संस्थाओं में जो आरक्षित सीटें हैं वो क्या होगी? उसी धर्म के लिए होगी। जैसे हिंदू है तो हिंदू धर्म के लिए होगी, जैन धर्म है तो जैन धर्म के लिए होगी, मुस्लिम धर्म है तो मुस्लिम धर्म के लिए होगी। तो अनुच्छेद 16(5) में बताया गया है कि धार्मिक संस्थाओं में जो आरक्षण है, आरक्षण उसी धर्म के व्यक्तियों के लिए होगा, किसी अन्य धर्म के व्यक्तियों के लिए नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 16(6), अनुच्छेद 16(6) में क्या कहा गया? अनुच्छेद 16(6) में कहा गया है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को क्या दिया जा सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है। ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 103वां संविधान संशोधन 2019, 103वां संविधान संशोधन 2019, संविधान संशोधन 2019 द्वारा ये जोड़ा गया कि 15(6) और 16(6) ये दोनों 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 16(6) में कहा गया कि जो ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, उनको क्या दिया जा सकता है? इनको आरक्षण दिया जा सकता है, इनको आरक्षित किया जा सकता है, इनके लिए सीटें रिजर्व रखी जा सकती है। अब बात करते हैं आगे एक विवाद की, जो एक विवाद हुआ था इंदिरा साहनी वाद, इंदिरा साहनी वाद, इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी वाद हुआ था ये 1992 में। कब हुआ था ये? 1992 में। इंदिरा साहनी वाद 1992। इसको बोला जाता है मंडल केस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मंडल केस या मंडल वाद भी, क्योंकि जो पिछला एक आयोग बनाया गया था, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे काला कालेलकर। इसके बाद दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, इसलिए इसको बोलते हैं मंडल केस। इस वाद में, इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि, निर्णय दिया कि आरक्षण की सीमा, आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षण की सीमा क्या हो? 50% में होनी चाहिए, इससे अधिक आरक्षित सीटें नहीं होनी चाहिए। इसी में क्या कहा गया? इसी में, इसी वाद में, इसी वाद में ओबीसी, ओबीसी में क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर वर्ग आया। अर्थात
क्रीमी लेयर को क्रीमी लेयर श्रेणी में आरक्षण समाप्त कर दिया गया। आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। इंदिरा सानीवाद 1992 में होता है। इससे पहले की कहानी सुनते हैं, क्या होती है इसकी कहानी। 1980 में जो मंडल बीपी मंडल के अध्यक्षता में एक दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, वो 1980 में सिफारिश देता है कि ओबीसी को कितने परसेंट आरक्षण दिया जाए, 27% आरक्षण दिया जाए। ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। 1990 में वीपी सिंह की सरकार होती है जो इस आरक्षण को मान्य कर देती है, अर्थात ओबीसी को 27% आरक्षण दे देती है। और 1991 में वीपी सिंह की जो सरकार होती है वो ये बताती है कि जो ईडब्ल्यूएस है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, उनको भी 10% आरक्षण दिया जाए। जब ये मामला होता है, कोर्ट में पूछता है इंदिरा सानीवाद 1992 में, तो मंडल केस होता है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। तो इसमें ये बताया गया, क्या बताया गया कि ओबीसी को क्या दिया जाए, बीपी मंडल ने क्या बताया, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए और ईडब्ल्यूएस को है, इसको क्या दिया है, 10% आरक्षण दिया जाए। और सरकार किसकी थी, वीपी सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी। इसने 1990 में तो कह दिया, क्या दे दिया, 27% आरक्षण ओबीसी को, और 1991 में क्या पारित किया कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पूछता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया जाता है कि ओबीसी में 27% आरक्षण तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगी, एक क्रीमी लेयर की सीमा होगी, क्रीमी लेयर श्रेणी होगी, और जो क्रीमी लेयर श्रेणी में आएगा उसका आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। और उसने ये कहा कि ईडब्ल्यूएस है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है, उनको 10% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, अर्थात ये उस समय लागू नहीं हो सका और 2019 में लागू हुआ। उस समय भी मांग हुई थी, बीपी सरकार ने इसको लागू कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आरक्षण है उसकी सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। किस वाद में कहा, इंदिरा सानीवाद में कहा। किस वाद में कहा, इंदिरा सानीवाद में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसी वाद में ओबीसी में क्रीमी लेयर श्रेणी का वर्ग आया, एक क्रीमी लेयर श्रेणी उत्पन्न हुई, अर्थात जो ओबीसी जातियों में क्रीमी लेयर श्रेणी में आता है उनका आरक्षण समाप्त हो जाता है, उनका आरक्षण नहीं दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 17 में बताया गया है अस्पृश्यता का अंत, अर्थात छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। और राज्य क्या करेगा, राज्य छुआछूत को दूर करने का प्रयास करेगा। ये क्या है, एक पूर्ण अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। ये क्या है, एक पूर्ण अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है। यह एक पूर्ण अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है कि लोग एक दूसरे से क्या नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, जो उपाधि दी जाती है वो समाप्ति कर दी गई, किसके तहत, अनुच्छेद 18 के तहत, उपाधियों का अंत। इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 18(1), अनुच्छेद 18(1) में क्या कहा गया, अनुच्छेद 18(1) में कहा गया कि राज्य शिक्षा व सेना से संबंधित सम्मान
के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कि जो राज्य, राज्य का मतलब सरकार होता है, जो राज्य है, जो सरकार है, वो शिक्षा से संबंधित उपाधि दे सकती है और शिक्षा से संबंधित के अलावा सेना से संबंधित सम्मान दे सकती है। इसके अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। तो राज्य शिक्षा व सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 के ए के तहत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। अनुच्छेद 18 एक में बताया गया कि राज्य द्वारा शिक्षा व सेना संबंधी सम्मान दिए जा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। राज्य शिक्षा व सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 18(2), अनुच्छेद 18(2) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है, अनुच्छेद 18(2) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है, अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है, अनुच्छेद 18(2) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है कि जो विदेश भारतीय नागरिक है वो क्या कर सकते हैं? वो अन्य देश से क्या नहीं ले सकते? नागरिकता नहीं, उपाधि नहीं ले सकते। भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है कि जो भारतीय नागरिक है वो किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है, वो किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता है। यह अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है। अनुच्छेद 18(3), अनुच्छेद 18(3), अनुच्छेद 18(3) में कहा गया है कि जो विदेशी नागरिक है जो भारतीय सेवा में काम करता है, विदेशी नागरिक जो भारतीय सेवा में लगा हुआ है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। विदेशी नागरिक जो भारतीय सेवा में लगा हुआ है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता, कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18(1) में कहा गया कि राज्य शिक्षा व सेना संबंधी उपाधि दे सकता है, इसके अलावा कोई नहीं दे सकता। अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है कि भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18(3) में कहा गया है कि जो विदेशी नागरिक है जो भारतीय सेवा में लगा हुआ है, विदेशी नागरिक जो भारतीय सेवा में लगा हुआ है, वह राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। और इसके बाद बात करते हैं 18(4), अनुच्छेद 18(4), अनुच्छेद 18(4), अनुच्छेद 18(4) की बात करते हैं। अनुच्छेद 18(4) में बताया गया है कि सरकारी सेवा में कार्यरत भारतीय नागरिक, सरकारी सेवा में कार्यरत भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना
राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना। हेलो, क्लास में जो, अरे क्लास में हूँ। सरकारी सेवा में कार्यरत भारतीय नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना कोई उपाधि, कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। अनुच्छेद 18(4) में बताया गया है कि सरकारी सेवा में कोई व्यक्ति लगा हुआ है जो सरकारी जॉब करता है, सरकारी नौकरी करता है, वह भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। इसके अलावा एक वाद आता है बालाजी राघवनवाद, एक वाद आता है बालाजी राघवनवाद। बालाजी राघवनवाद यह आता है 1996 में। बालाजी राघवनवाद 1996 में आता है। इस वाद में बताया जाता है कि जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सम्मान दिए जाते हैं, ये क्या है, उपाधियां नहीं है, ये क्या है, ये सम्मान है। तो ये समानता के अधिकार के प्रतिकूल नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति इन सम्मानों का अपने नाम के आगे, नाम के पीछे उपयोग कर सकता है, करता है, तो उनका जो ये पुरस्कार दिए गए हैं ये उनसे वापस लिए जा सकते हैं। तो बालाजी राघवनवाद 1996 में आया। इसमें इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री ये उपाधियां नहीं हैं। यह केवल सम्मान है, यह केवल सम्मान है। अतः यह समानता के अधिकार के प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है। अर्थात ये समानता के अधिकार को प्रभावित नहीं करती है। बालाजी राघवनवाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है, ये क्या है, एक सम्मान है, ये उपाधियां नहीं है। अतः ये समानता के अधिकार के प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की यदि किसी व्यक्ति द्वारा साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की यदि किसी व्यक्ति द्वारा इन सम्मानों का प्रयोग नाम के पहले या बाद में किया जाता है तो इन पुरस्कारों को वापस
लिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिसको ये सम्मान मिले हैं वो अपने नाम के पहले या अपने नाम के बाद इन सम्मानों का प्रयोग करता है तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा वापस उन सम्मानों को वापस लिया जा सकता है, क्योंकि ये उपाधियां नहीं है, ये व्यक्ति का सम्मान है और सम्मान का प्रयोग इनके पहले और नाम के बाद नहीं कर सकता। तो आज की क्लास में हमने बात की समानता का अधिकार, समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 में हमने विधि का शासन पढ़ा। अनुच्छेद 15 में हमने कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध पढ़ा। अनुच्छेद 16 में हमने लोक नियोजन में अवसर की समता पढ़ी। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत पढ़ा और अनुच्छेद 18 में हमने उपाधियों का अंत पढ़ा। और हमने बात की आरक्षण की, तो आरक्षण क्या है? एक मौलिक अधिकार नहीं है। आरक्षण क्या है? एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये हमें मौलिक अधिकार में दिया गया है कि क्या हो, सभी समाज का विकास हो, इसलिए हमें दिया गया है, लेकिन आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। ये हमें व्यवस्था की गई है हमारे मौलिक अधिकारों में। तो आज हमने समता का अधिकार था, अनुच्छेद समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, 14 से लेकर 18 तक आज इसकी हमने इस क्लास में बात की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। धन्यवाद।